हेलो फ्रेंड्स, अभियान सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे आपका एक वार्म वेलकम है। माय नेम इज़ आलोक सिंह और आज जो है हम अपने द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन का नेक्स्ट सीरीज़ लेके आए हैं, जिसका टॉपिक जो है द ग्रोथ एंड लिमिटेशंस ऑफ द्रविडियन अर्बनिज्म है। ये टॉपिक जो है तमिलनाडु की अर्बन गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द गवर्नेंस, जिसका एम्फेसिस जो है वहाँ की सिटीज़ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप पे रहा है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है वहाँ की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका क्वाइट अ बेनिफिट अप्रोच वहाँ की डेमोग्राफी पे रहा है। और ये तमिलनाडु का जो ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, एक रोल मॉडल है बाकी सिटीज़ की गवर्नेंस के लिए, विच इज़ इन द रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। तो वी विल सी कि तमिलनाडु गवर्नमेंट की क्या प्लान्स रहे हैं, क्या प्रायोरिटीज़ रहे हैं, एंड इन परसुएंस ऑफ दैट तमिलनाडु ने क्या क्या एक्टिविटीज़ परस्यू की हैं जिससे कि एक डिज़ायर्ड आउटकम रहा है। एंड वी विल सी कि वाई वी आर स्टडिंग तमिलनाडु का दिस अर्बन गवर्नेंस मॉडल, और ये एज अ रोल मॉडल बाकी अर्बन गवर्नेंस के लिए क्यों हो सकता है, वाई इट इज़ एन आउटलायर विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज़, राइट। और इस आर्टिकल के बिसाइड जो है हम सारे फ्लॉज सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन वी विल ऑल्सो सी कि ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता है कि देर इज ऑलवेज समथिंग बेटर एंड बेस्ट, देर वुड बी सम फ्लॉज एसोसिएटेड विथ इट। तो विल डिस्कस दैट कि क्या क्या तमिलनाडु के अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड फ्लॉज भी रहे हैं। तो लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई तमिलनाडु हैज़ बीन अ रोल मॉडल स्टेट। तमिलनाडु का जो है ना पॉलिटी अराउंड द्रविडियन ही फोकस रहा है। यहाँ की जो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि 1950 के बाद इनिशियल टाइम पीरियड के लिए तो कांग्रेस ने रूल किया, लेकिन उसके बाद ना यहाँ पे द्रविडियन ग्रुप में यानी कि दो फैक्शन में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जनरली डिवाइडेड है, डीएमके और एआईडीएमके। यू वुड हैव ऑलवेज हर्ड ऑफ कि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, टाइम एंड अगेन इन्होंने रूल किया है, लेकिन इनकी कोर फिलोसफी मोर और लेस सेम रही है। और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद यही अल्टरनेटिवली जो है तमिलनाडु के गवर्नेंस में जो है ऐसा इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। तो द्रविडियन पार्टीज जो रही, इनका कोर एम्फेसिस जो तमिलनाडु की अर्बनाइजेशन पर रहा है, और उनका सोल ऑब्जेक्टिव रहा है कि जो भी अर्बनाइजेशन हो उसका पर्सपेक्टिव ये हो कि जो बेनिफिट हो क्वाइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो, और वो सोसाइटी के हर एक इंडिविजुअल के पास जो है इसकी बेनिफिट्स की रीच हो, ताकि एक होलिस्टिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। तमिलनाडु का जो पर्सपेक्टिव ऐसा रोल मॉडल अर्बन गवर्नेंस का ऐसा मॉडल इसलिए एम्ब्रेस कर रहे हैं कि क्वाइट डिस्टिंक्ट है विद रेस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज़। ये दो पर्सपेक्टिव में बाकी सिटीज़ की गवर्नेंस से बहुत ही डिफरेंट है, राइट फ्रॉम हिस्टोरिकली टू अभी 2021 में जो भी इन्होंने रोड मैप फॉलो किया है, वो जनरली दो ऐसी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि बाकी सिटीज़ की आउटकम और गवर्नेंस है जो क्वाइट डिफरेंशिएट करते हैं। उसमें सबसे बड़ा पहला पर्सपेक्टिव है कि जो है तमिलनाडु की जो ग्रोथ है वो कास्ट बेस्ड हायरार्की को जो है डिसमेंटल करती है। वहाँ का अर्बनाइजेशन पॉलिसी ऐसा ड्रिवन है कि इसने काफ़ी असिस्ट किया है कि वो कास्ट बेस्ड हायरार्की है ना इंडिया में, उसको जो है डिसमेंटल कर दिया है। देयर इज नो रिकग्निशन बेस्ड ऑन कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी, रेदर ऑल इंडिविजुअल्स जो है अपने मेरिट अपने टैलेंट के हिसाब से उनका रिकग्निशन है। और जो नेक्स्ट इस मॉडल का एम्फेसिस है वो जो अर्बनाइजेशन वो क्वाइट अ ब्रॉड बेस्ड है, यानी कि सिटीज़ का जो ग्रोथ है, आप देखोगे कोई स्टेट है बीट लाइक महाराष्ट्र, तो उसका अर्बन डेवलपमेंट जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहा है, जैसे आइदर इट इज़ बिंग मुंबई में हुआ, पुणे में हुआ, या फिर नासिक जैसे कुछ सिटीज़ में हुआ। अगर यूपी का एग्जांपल ले लो तो वेस्ट यूपी में ही सारी डेवलपमेंट एसेंचुएटेड है, लाइक नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, और एट मैक्स जो है लखनऊ में थोड़ी बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट रहा है ना कि उसने जो है अलॉन्ग विद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ यानी कि चेन्नई जैसी सिटीज़ के बिसाइड में कुछ ऐसे सैटेलाइट टाउन्स भी बनाए हुए हैं जहाँ की सिमिलर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा हो, ताकि पूरे स्टेट में जितनी भी उनकी मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैं हर जगह पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, और एक
सुपर जो है सुपर मॉडल ये बन के आया हुआ है। अब इन जो स्टेट्स का इशू क्या रहा है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ रीजनल कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या बड़ी सिटीज़ में ही एसेंचुएटेड रहेंगे तो यहाँ पे एक तो पॉपुलेशन बर्डन ज़्यादा होगा, माइग्रेशन का इशू होगा, छोटे शहरों से जो है लोग माइग्रेट होकर इन बड़े शहरों में आएंगे, तो एक कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक बर्डन होता है। तो इन बड़ी सिटीज़ की भी इकोनॉमिक प्लानिंग में जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। रेदर अगर तमिलनाडु का जो मॉडल है वो हर एक सिटीज़ में इक्वलेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का असेसमेंट किया जा रहा है, तो देयर वुड बी लेस केसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम स्मॉलर सिटीज़ टू बिगर सिटीज़। रेदर जो इन स्मॉलर सिटीज़ के विसिनिटीज़ में टाउन्स और ऐसे स्लम एरियाज हैं, वहाँ से लोग अगर 30-40 किलोमीटर का भी डिस्टेंस है तो दे कैन ईजिली ट्रैवल टू दीज सिटी हब्स, और यहाँ पे दे कैन गेट एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क, और इससे क्या होगा कि माइग्रेशन का इशू जो है ख़त्म हो जाता है। तो दीज आर द टू पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द तमिलनाडु अर्बन डेवलपमेंट, जो कि मैंने डिस्कस किया, एक कास्ट बेस्ड हायरार्की को डिसमेंटल करता है, और ये क्वाइट अ ब्रॉड बेस्ड है कि इसका जो अर्बनाइजेशन का बेनिफिट है वो सिटी के हर कॉर्नर में पहुंचता है, rather than being accentuated in few urban or metropolitan areas, it is equally distributed in other regional districts too, right? तो ये जो है दिस इज बाई द रीज़न कि तमिलनाडु का ऐसा रोल मॉडल स्टेट फॉर दिस अर्बन गवर्नेंस को हम देख सकते हैं। अब वी विल सी कि तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ क्या रही हैं और उनका आउटकम रिजल्ट क्या रहा है, राइट? आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, और हम रफली अगर 70 ईयर्स ऑफ जो है टाइमलाइन अगर देखेंगे तो जो वहाँ की द्रविडियन पार्टीज़ रही हैं ना, दीज आर द रीजनल पार्टीज़, तो वहाँ के लोकल सेंटिमेंट से क्वाइट अवेयर होंगे, रेदर देन एक सेंट्रल पार्टी होगी अगर मान लो बीजेपी या कांग्रेस ही है, वहाँ के रीजनल गोल्स और एस्पिरेशन को उतना नहीं समझेगी जितनी कि जो वहाँ की रीजनल पार्टीज़ और द्रविडियन पार्टीज़ जो वहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं, वहाँ ने इस टैलेंट को काफ़ी बेटर वे में जो है एग्जॉस्ट किया। दे हैव कैपिटलाइज्ड ऑन दिस हिस्टोरिकल कंडीशंस, राइट? और एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी जो है वो उन लोगों ने द्रविडियंस ने जो अपनाया, जो कि एक ऑर्डिनरी पीपल की यानी एक आम आदमी की लाइफ को जो है ट्रांसफॉर्म कर सके थ्रू अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि अगर अर्बन एरिया में कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है, कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इट हैज़ डायरेक्ट रेलेवेंस एंड एम्फेसिस ऑन द ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ। यहाँ जो कुछ भी एक्टिविटी होगी ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं सिटीज़ के विसिनिटी में, उनको असिस्ट करेगा। दे विल गेट जॉब, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, डिसीजन मेकिंग, हर तरह से जो है इन यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को जो है दिस प्लानिंग्स विल असिस्ट। तो डीएमके ने जो है पूरा ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में असिस्ट किया था कि वी विल फर्स्ट लुक फॉर आवर ओन सिटीजन्स, और ऐसी प्लानिंग करते हैं कि जो हमारे रीजनल लेवल के लोग हैं उनको बेनिफिट पहुंचे। और इस पर्सपेक्टिव को मीट आउट करने के लिए उन्होंने दो डोमेन पे काम करना शुरू किया। सबसे पहले तो सिटी का जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना शुरू किया। अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो एम्फासाइज्ड ऑन कि इट्स रिक्विजिट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब ये दोनों होते क्या हैं, तो विल डिस्कस दिस। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली किसी भी सिटी का आप ऑफिसेस की बिल्डिंग कर रहे हो, रोड्स बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, यू नो ऑल दिस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक जिनका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। यानी कि इफ़ यू आर स्पेंडिंग लाइक 100 रुपीज़ ऑन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनका रेमिफिकेशन ऐसा है कि दे कुड जनरेट अ बेनिफिट ऑफ अराउंड 1000 रफली। इसको हम मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ की पार्टीज़ ने जो है यहाँ की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप किया है, और physical infrastructure along with the social infrastructure, no, they are quite complementary to each other। यानी कि अगर एक पे आप काम करोगे ना तो दूसरा खुद ब खुद जो है उसको बेनिफिट पहुंचेगा। तो अगर रोड, रेल, ब्रिजेस या हॉस्पिटल्स या स्कूल बना रहे हो तो यहाँ के सोशल कैपिटल ऑटोमेटिकली बूस्टअप होगी, जो यानी कि यहाँ के लोगों का जो हेल्थ इंडिकेटर बेटर हो जाएगा, एजुकेशन के थ्रू उनकी स्किलिंग शुरू हो जाएगी, और ऑफिसेज वगैरह या इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा है तो यहाँ पे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और ये तो मतलब इनका एम्पलीफायर इफेक्ट हुआ, लेकिन डायरेक्टली एम्फोसाइज वहाँ की गवर्नमेंट ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी किया। यानी कि दे मेड श्योर कि यहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एजुकेशन मिले, दे कुड गुड क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ बेटर हो, सैनिटेशन पे काम करना शुरू किया कि कुछ सैनिटरी प्रैक्टिसेस उनकी बेटर हों। अलॉन्ग विद दैट हर एक जो होता है ह्यूमन कैपिटल पे ना, दे स्टार्टेड वर्किंग, उनकी स्किलिंग करनी शुरू कर दी।
वोकेशनल कोर्सेज में, ताकि ये इंडिविजुअल्स इतने स्किल्ड हों कि कंपनीज में अगर जॉब करने के लिए जाएं इंडस्ट्रीज में, इफ़ दे आर गोइंग टू वर्क, तो दे कुड गेट द डिजायर्ड जॉब। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इसको जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रियोरिटाइज किया और अब एक ग्रेटर एडवांटेज के लिए, अपना सिटी की डेवलपमेंट की ग्रेटर एडवांटेज के लिए यूज़ करना शुरू किया। एंड दैट लेड टू द रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी विद अफर्मेटिव एक्शन। वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट थी और अपने एक्शन को लेके काफ़ी अफर्मेटिव थी, डिटर्मिन्ड थी कि वी आर गोइंग टू डू दिस एंड दिस विल बी द एंड रिजल्ट्स, यानी कि हम ये एक्टिविटी करेंगे और हमारा डिजायर्ड एंड गोल ये जो अचीव होगा। दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। और इम्फेसिस था कि सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल्स में ना हो, रेदर देन एक इक्विलिटी जो है, इक्विटी और इक्वालिटी सोसाइटी में डेवलप हो, इसलिए एक रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी का जो है उन्होंने एम्फेसिस डाला था। एंड इट हैज़ मोर एम्फेसिस ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे उन्होंने काफ़ी एम्फेसिस डाला था। एज यू हैव सीन कि एजुकेशन जो जनरेशन्स को बदलती है। बाकी स्किलिंग आप करोगे तो मे बी इट विल ट्रांसफॉर्म ईयर्स ऑफ लाइफ, मंथ्स ऑफ लाइफ, पर अगर आप किसी इंडिविजुअल को अगर एजुकेट कर रहे हो ना, तो उनका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि जनरेशन्स अपलिफ्ट होती हैं। तो दो दिस गवर्नमेंट जो है दे एम्फसाइज मोर ऑन एजुकेशन। अलॉन्ग विद दैट जो उनकी साइकोलॉजी में प्रोडक्टिविटी इथोस था, दे हैड कि मतलब जो भी हम काम करेंगे ना, वॉट एवर वर्क वी विल डू, वी विल मेक इट प्रोडक्टिव, रदर कि ऑन पेपर हम दिखाएं कि वी आर डूइंग दिस एंड वी हैव ऑल दिस टारगेट। हमारा जो सोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, कि अगर हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस तो बिल्ड ही हो रहा है, लेकिन एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी जो हमारे वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको मिलना चाहिए। तो दिस हैज़ बीन द एम्फेसिस कि वो प्रोडक्टिव इथोस पे जो है काम किया। और इसका रिजल्टेंट ये रहा है ना कि अब इंडिया में देखते हो कि अराउंड 30% ऑफ द पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज में रिसाइड करती है, राइट। 2011 के सेंसस के हिसाब से अराउंड 30 पॉइंट समथिंग है, एंड 69 पॉइंट सर्टेन ऑफ द पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज में रिसाइड करती है। लेकिन तमिलनाडु ना इस केस में आउटलायर है, इसकी 48.4% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रिसाइड करती है, विच इज़ क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू द ऑल इंडिया एवरेज, जो कि एवरेज वे में जो 34% डाटा रिप्रेजेंट किया है, बट सेंसस में अराउंड 30% ही जो है इंडियन पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रिसाइड करती है। तो आप देख सकते हो कि कैसे एक विजनरी पॉलिसी बैक इन 60-70s जो वहाँ की गवर्नमेंट लेती हैं, तो अर्बन ग्रोथ और डेवलपमेंट वहाँ के क्वाइट पॉसिबल हुआ होगा, तभी वहाँ की अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही है। एंड अब इंडिया का एक और पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, एंड दैट इज लीडिंग टू डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है? डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ये कि इस फील्ड में जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उससे कहीं ज़्यादा ही एम्प्लॉयमेंट जो किया गया है। यानी कि अगर एक काम को 3 या 4 इंडिविजुअल ही कर सकते हैं, तो यहाँ पे 8-10 इंडिविजुअल इन्वॉल्व एक काम को करने के लिए, तो इसको जो है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, राइट। अगर एक प्रॉपर प्लानिंग से किया जाए इस चीज़ को, तो 3-4 इंडिविजुअल ही काम करेंगे और बाकी जो 6-7 इंडिविजुअल है ना, दे कुड सीक जॉब्स इन समवेयर एल्स, कहीं और जॉब कर सकते हैं और बेटर जो है काम कर सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु इस केस में आउटलायर है। वहाँ के 7 आउट ऑफ द 8 हाउस होल्ड, मतलब 8 घरों में देखोगे तो 7 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटी या एम्प्लॉयमेंट का सोर्स रहा है। यानी कि खेती और एग्रीकल्चर के अलावा जो है मतलब ऑलमोस्ट एवरी 7 फैमिलीज आउट ऑफ 8 जो है दे आर इन्वॉल्व इन नॉन फार्म सेक्टर। और ये तभी पॉसिबल होगा जब वहाँ की अर्बन ग्रोथ और अर्बन डेवलपमेंट काफ़ी बेटर हुई होंगी, या ऐसा कुछ रेमिफिकेशन होगा कि जो ग्रोथ यहाँ पे हो रही है वहाँ के रीजनल विलेजेस में भी असिस्ट कर रही हूँ, जिसके बेनिफिट से जो है बिसाइड्स एग्रीकल्चर भी कुछ जो है यहाँ पे ऐसे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाली एक्टिविटीज़ जो है बनी होंगी। Thus, Tamil Nadu's urban character does not rely on couple of big metropolitan cities like Maharashtra and Gujarat. तो क्वाइट कॉन्ट्रेरी है, बड़े बड़े अदर स्टेट जो हैं जिनकी अर्बन सिटीज़ पे अर्बन गवर्नेंस और अर्बन ग्रोथ क्वाइट कॉन्ट्रेरी है टू द दैट ऑफ तमिलनाडु's अर्बन कैरेक्टर। तो इसीलिए तमिलनाडु को जो है ऐसा रोल मॉडल लिया गया है। बिसाइड्स दैट तमिलनाडु ने जो है मल्टीपल अर्बन सेंटर्स बनाए अलॉन्ग विद द नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड स्ट्रॉन्ग रूरल अर्बन लिंकेज।
आई डिस्कस नो कि एक सेंट्रल हब ऐसे मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का है, उसके विसिनिटी पे जो है सैटेलाइट टाउन्स या बाकी रीजनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बट ये सैटेलाइट टाउन्स और रीजनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस यहाँ पे भी हो ही रही हैं। तो रीजनल टाउनशिप भी बनता जा रहा है, और इन रीजनल डिस्ट्रिक्ट्स के विसिनिटी पे बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस भी होंगे। तो इन विलेजेस का जो है कनेक्टिविटी इन डिस्ट्रिक्ट्स का थ्रू बना हुआ है। तो इफ़ या इंडिविजुअल इज रिजाइडिंग इन द विलेज ना, अगर आप गांव में रह रहे हो तो मेन डिस्ट्रिक्ट हब से सपोज आपका घर जो है 20 किलोमीटर दूर है, तो यू कैन ट्रैवल फ्रॉम दीज रूरल एरियाज टू दिस डिस्ट्रिक्ट रीजनल डिस्ट्रिक्ट्स, और यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉयमेंट सीख करके वापस गाँव में आ सकते हो। तो एक तो माइग्रेशन का इशू जैसे इनिशियली मैंने बोला नहीं होगा, और बेटर जो है रीजनल ग्रोथ होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, रेदर देन एक क्लस्टर्ड वे में एक ही जगह पे हो। तो ये ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होता है, इसीलिए तमिलनाडु जो बाकी अर्बन गवर्नेंस और पॉलिसी फ्रेमिंग में एक रोल मॉडल है। अब क्या हिस्टोरिकल कंडीशंस रही हैं, वहाँ की लीडरशिप कितनी डिटरमिन्ड थी जो ऐसी पॉलिसी लेके आए और इतना बेनिफिशियल जो है ऑब्जेक्टिव उभर के आया हुआ है। तो पहले जो था ना मद्रास, एज यू हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, तो एक कॉलोनियल सिटी थी, राइट। हिस्टोरिकली एक कॉलोनियल सिटी थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो है वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया, और इवन ब्रिटिशर्स वर आल्सो देयर। तो क्योंकि वहाँ पे तमिलनाडु के विसिनिटी में काफ़ी पोर्ट्स और ऐसे वो सिटीज़ थे, तो ब्रिटिशर्स ने भी काफ़ी इंडस्ट्रियल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप किया था। तो उनको और स्ट्रेंथन किया गया, जो कमिंग गवर्नमेंट है उस पर और काम किया कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बूस्टअप हो और बेटर हो। लेकिन वहाँ के सबसे बड़े एग्जाम्पल है ना के कामराज। इंडियन पॉलिटी में जो इनका ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एक तो ये पहले जो 50s और 60s के टाइम के अराउंड जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और फिर लेटर जो है ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी एक नेशनल पार्टी है, उसके प्रेसिडेंट रहे। तो व्हेन जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे ना, व्हेन जवाहरलाल नेहरू का जब डेथ हुआ, तो ही वाज द मेन मैन, ही वाज द मेन आर्किटेक्टर कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया। और इनके डिमाइस के बाद, लाल बहादुर शास्त्री के डिमाइस के बाद, इंदिरा गांधी का भी और मतलब ग्रोथ जो है इन्हीं के सुपरविजन में, कामराज के सुपरविजन में हुआ था। इसीलिए कि कामराज को ना किंग मेकर बोला जाता है, राइट। जैसे हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सैयद ब्रदर्स वेर नोन एज किंग ब्रदर्स, और आज के कंटेम्प्रेरी टाइम्स में आप देखते हो कि अमित शाह हुए, प्रशांत भूषण जो आपके बिहार की पॉलिटिक्स में क्वाइट इन्वॉल्व रहते हैं, दीज पीपल्स आर नोन एज किंग मेकर। ये लोग जो है प्राइम मिनिस्टर्स, और उस टाइम पे भी के कामराज ने भी यही काम किया था। लेकिन रीजनल अपने स्टेट में बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के डेवलपमेंट के लिए अलॉन्ग विद द मास एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस दी थी, जिससे जो हमने डिस्कस किया कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो सके। तो वहाँ की टॉप लीडरशिप भी इतनी डिटरमिन्ड थी कि वी विल वर्क ऑन दिस डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड वे बैक इन राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि 50s 60s में इतनी डिटर्मिनेशन इन स्टेट्स में थी, राइट। डीएमके 1967 में पावर में आती है, उससे पहले कांग्रेस का ही जैसे मैंने बोला रिजीम था, उसके बाद डीएमके आती है, और फिर एआईडीएमके और इनका ऐसा फैक्शन बढ़ जाता है। उन्होंने भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा और तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाने की पूरी कोशिश की। ये सारा कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को भी उन्होंने पूरा बूस्टअप करने की कोशिश की। वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इन्फ्यूजन करने की पूरी एम्फेसिस थी उनकी कि एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म हो। अलॉन्ग विद दैट कि सदर्न स्टेट जो होते हैं वहाँ के रिवर्स कभी भी पेरिनियल सोर्स नहीं होती, यानी कि थ्रू आउट द ईयर नहीं फ्लो करती, रेदर द ऐसे जैसे इंडो गैंगेटिक रीजन या हिमालयन रिवर्स देखोगे तो साल के 12 महीने जो इन रिवर्स में पानी फ्लो करता है, राइट, ऑल बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स ऑन हिमालयाज। लेकिन जो सदर्न रिवर्स हैं वो पेरिनियल नहीं है, सीजनल रिवर्स हैं। तो वहाँ इरिगेशन की समस्या तो होगी ही होगी, खेती कर रहे हो तो यू नीड इरिगेशन। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको भी प्रॉपरली प्लान किया और यहाँ की इरिगेशन फैसिलिटी को बूस्टअप करने के लिए कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन किया, अलॉन्ग विद दैट वेल्स डिग किए, कुएँ बनाए ताकि पानी स्टोर किया जा सके, और रिक्वायर्ड टाइम पे जो है हम इरिगेशन का जो फैसिलिटी है यहाँ की रीजनल
एग्रीकल्चर में प्रोवाइड कर सके। बिसाइड्स दैट मोटराइज्ड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का भी इन्फ्यूजन किया। सिर्फ मैन मेड और मैन ड्रिवन ही एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ नहीं थी, रदर उन्होंने टेक्नोलॉजी पे भी एम्फेसिस दिया ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी हो सके और कहीं पे भी मिसमैच ना क्रिएट हो। एक भी डोमेन में अगर मिसमैच होगा तो वो दूसरे सिस्टम पे जो प्रेशराइज करता है। वो आप अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी देखते हो कि कहीं एग्रीकल्चर अगर वीक है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज हैम्परिंग, सारे लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट्स हैव हिस्टोरिकली स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक फॉर्म ऑफ इरीगेशन, कैनाल्स, वेल्स। तो विजयनगर की हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, राइट? 200 साल इन किंगडम ने रूल किया था, राइट? और ऐसे बहुत सारे रीजनल वहाँ की डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी अपनी खुद की जोग्राफी है, खुद का टेरेन है। तो अपनी पिक्यूलियरिटी के हिसाब से उन्होंने जो अपने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को जो है ना मॉड्यूलेट करना शुरू कर दिया था, राइट? तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं था, रेदर रीजनल लेवल पे जो है जो भी अप्रोच सक्सेसफुल है उसको जो है लेके इन लोगों ने गवर्नमेंट ने अलॉन्ग विद द पीपल जो है इस पर काम किया था। बिसाइड्स दैट कि उन्होंने सिर्फ कुछ क्रॉप्स पे एसेंचुएटेड नहीं किया था, रदर एक डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग पैटर्न पे एम्फेसिस किया था, राइट? तो अब तमिलनाडु में देखोगे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही नहीं होती, वहाँ कमर्शियल क्रॉपिंग काफ़ी है। वहाँ कमर्शियल क्रॉप्स अलॉन्ग विद शुगर केन, टेक्सटाइल, कॉटन और होता ना कि स्पीसीज वगैरह के मसालों का भी काफ़ी ग्रोथ मतलब किया जाता है। तो गवर्नमेंट की ऑलरेडी प्री प्लानिंग थी कि हमारी एक डाइवर्सिफाइड जो क्रॉपिंग पैटर्न हो जिससे कि रीजनल डेवलपमेंट्स पॉसिबल हो सके। और इनका रिजल्टेंट ये रहा है कि जैसे आईटी सिटीज़ का डेवलपमेंट होता है ना, एक सिटी में पूरी आईटी कंपनी से एसेंचुएटेड होती है तो उसको आईटी हब बोला जाता है। वैसे ही रीजनल डिस्ट्रिक्ट्स के अपने स्ट्रेंथ पे काम करके यहाँ पे जो एग्रो टाउन्स बनाया गया कि जो भी यहाँ की फार्मिंग स्ट्रेंथ है ना उसको और स्ट्रेंथन किया गया जिससे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन हिस्सा हो सके। यानी कि एग्रीकल्चर क्या एक प्राइमरी एक्टिविटी है, आप कुछ भी क्रॉप जनरेट करते हो फिर उसको हल्का सा प्रोसेस करके फार्मर्स क्या होता है मार्केट में सेल कर देते हो और फिर एंड ऑन का जो कंपनीज होती हैं उनको प्रोसेस करती हैं, उससे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए। जैसे चिप्स का ही, आलू का ही ले लो, किसान जो आलू पैदा करता है उसको डायरेक्टली मार्केट में सेल कर देता है। आप कोको कोला की कंपनी हुई या लेस के चिप्स के पैकेट की कंपनी हुई, पोटैटोज को बाई करती है, उसको प्रोसेस करती है, फिर चिप्स के फॉर्म में लेके आती है, पैकेटिंग करके चिप्स को फाइनली मार्केट में जो है सेल करती है। तो एक 10 रुपये का 1 kg का आलू ना अराउंड प्रोसेस करके वो 1000 रुपीज़ में सेम क्वांटिटी ऑफ पोटैटो से चिप्स का, यू नो हाउ कॉस्टली, कुछ 1-2 आलू भी नहीं लगते होंगे और एक चिप्स के पैकेट को वो अराउंड 30 रुपीज़ में या 20 रुपीज़ में सेल करती है। तो गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पे इस पर काम करना शुरू किया कि जहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी हो रही है वहीं पे प्रोसेसिंग हो, साइड में ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है तो डेयरी प्रोसेसिंग सेंटर्स भी यहीं बनाया जाए, और अगर पिकल्स बनाए जा रहे हैं, अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन है तो रीजनल ही टाउन्स में जो है पिकल्स का प्रोडक्शन हो, ताकि वहाँ की सप्लाई चेन अलॉन्ग विद द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हो जाती है। तो कितना बेनिफिशियल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए कि एक ही स्पॉट पे सारी एक्टिविटीज़ हो जा रही है, एंड दैट लीड्स टू द एग्रो टाउन्स, राइट? और एक सेपरेट एंटरप्रेन्योरशिप क्लास को जो है बिल्डअप करती है। और इसके लिए आपको हाई स्किलिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन है उन्हीं का यूटिलाइज करके आप ऐसे एग्रो टाउन्स को बना सकते हो। एंड दे आर वेल अवेयर ऑफ दिस टूल्स एंड टेक्निक्स कि कैसे अपने लोकल क्रॉप्स का यूटिलाइज करके आप बेटर प्रोडक्ट्स बना सकते हो। अब गवर्नमेंट ने क्या इंटरवेंशन फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे किए, विल डिस्कस ऑन दैट। तो इंटरवेंशंस ऑफ द द्रविडियन पार्टीज थ्रू फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर फैसिलिटेट देयर ट्रांजिशन। यानी कि उन्होंने जो फिजिकल और सोशल जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्कशन किया कि बोथ ऑफ दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर किसी एक में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी या ग्रोथ हो रही हो तो दैट अपलिफ्ट द अदर, वो दूसरे को एक दूसरे डोमेन को जो असिस्ट करती है, राइट? तो अगर फिजिकल एक्टिविटी कुछ हो रही तो उस पर जो है सोशल कैपिटल बूस्टअप होता है, और सोशल कैपिटल पे गवर्नमेंट ने स्पेंड किया तो दैट इन टर्न्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तमिलनाडु की जो सबसे पिक्यूलियर एक कैरेक्टरिस्टिक थी वो बाकी सोसाइटीज़ जो डिफर थी कि वहाँ की जो वैश्य कम्युनिटी है ना उसका एब्सेंस होना। वरना सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि सोसाइटी का जो है डिवीजन 4 उसमें होता है, जिसमें सबसे पहला ब्राह्मणिज्म है, फिर क्षत्रियस थे, एंड देन वैश्य अलोंग विद द शूद्र। जो वैश्य कम्युनिटी थी ना, दीज वेर द बिजनेस कम्युनिटी, यानी कि बिजनेस क्लास था जो कि बिजनेस करता था, ट्रेडिंग करता था। लेकिन तमिलनाडु में इसके एब्सेंस होने की वजह से जो लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी, जो शूद्र क्लास है ना, इसको एक वैक्यूम
मिल गया जिसको इन्होंने फिलअप करने की कोशिश की। तो दीज लोअर कास्ट ऑफ द सोसाइटी ना, दे अज्यूम द रोल ऑफ बिजनेस। उन्होंने जो है बिजनेस को एम्ब्रेस करना एक्सेप्ट किया, ठीक है। दे स्टार्टेड डूइंग ट्रेड एंड ऑल। उससे क्या हुआ कि जो इनकी कास्ट वेट हायरार्की है, जो भी डिवीजन था लोअर कास्ट में और भी फर्दर सब क्लासिफिकेशन होती है, ये डिसमेंटल होने लगा। दे गॉट मोर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इनकी बढ़ गई, जिसकी वजह से जो इनकी रिकग्निशन इनके मेरिट और इनके स्किल के थ्रू होने लगी, राइट। तो एक तमिलनाडु के लिए बहुत बेनिफिशियल पर्सपेक्टिव की जो वैक्यूम है वो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी ने फिलअप किया, एंड दैट लेड टू द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कैपिटल। यानी कि ये जो कैपिटल है वो सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स में ही नहीं एसेंचुएटेड था, रेदर देन इनका डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होने लगा और हर एक इंडिविजुअल एक इक्वलेंट स्टेक होल्डर होने लगा कि हमारे ऊपर भी इतनी स्पेंडिंग होनी चाहिए, और इनकी डिसीजन मेकिंग भी सेम होने लगी। दे वेर द डिसीजन मेकर कि इनका जो पैसा है स्टेट का या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके ऊपर कैसे यूटिलाइज होना चाहिए, कब होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। गवर्नमेंट का इन्फोसिस साथ में इन्वेस्टमेंट पे भी था, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सके। सिर्फ वो जो है एक डोमेन पे ही नहीं लिमिटेड रहे, अगर वहाँ की सोशल मोबिलिटी हाई हो रही तो उसको और इंसेंटिवाइज और बूस्टअप करने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। एंड दैट लेड टू जो स्मॉल आर्टिशंस थे ना, जो छोटे छोटे आप देखते हो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं या कुम्हार हुए या फिर ब्लैक स्मिथ हुए, इनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल था गवर्नमेंट का, क्योंकि ऑलरेडी स्किल्ड थे, इनके पास अपनी ट्रेडिशनल जो हेरिडिटरी स्किल्स थी, तो और गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट डालना शुरू किया, एंड दे गॉट द क्रेडिट। तो ये इनिशियल स्टेज पे समझ लो कि स्टार्टअप की तरह है कि इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लिमिटेड है, लेकिन थ्रू असिस्टमेंट ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट दे बलून्ड इनटू बिग जो एम्प्लॉयर्स हो गए या जो भी इनकी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ने की वजह से एक बड़ा इकोनॉमिक हब क्रिएट हो गया। एंड जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एक यान फिलिप टैक्सटेविन, उन्होंने बोला कि दीज आर द सेल्फ मेड इंजीनियर्स। जो कारपेंटर्स ब्लैक स्मिथ्स है ना, दे आर द सेल्फ मेड इंजीनियर्स। यानी कि किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में इन्होंने अलग से पढ़ाई नहीं की, इनका ट्रेडिशनल नॉलेज है जिसपे गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करके इनको जो है बूस्टअप किया है, एंड दैट हैड लेड टू बिगर एंड ग्रेटर इकोनॉमिक हब्स, और इसीलिए इनको जो है सेल्फ मेड इंजीनियर्स बोला गया। और अलॉन्ग विद दैट जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, अब कोई इकोनॉमिक हब में एक्टिविटी हो रही है तो इनकी फिनिश प्रोडक्ट अलॉन्ग द रॉ मटेरियल के सोर्स के लिए जो है लॉजिस्टिक्स का होना भी ज़रूरी है। दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ जो है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और एक बड़ा इकोनॉमिक हब इन सारे रोल की वजह से जो है डेवलप हुआ। एंड दैट लेड टू द चेंज इन द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, यानी कि जो वहाँ की इंडस्ट्रियल लैंडस्केप था उसको बहुत चेंज कर दिया। रेदर देन सिर्फ कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी में डेवलपमेंट एसेंचुएटेड होने की बिसाइड पे है, कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जैसे नामाक्कल, सालेम डिस्ट्रिक्ट का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे भी अर्बनाइजेशन जो है फ्लरिश करने लग गया, राइट। एंड जो स्मॉल टाउन्स हैं उनका ग्रोथ शुरू होने लगा, और जो बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट हर एक रीजन में जो है मतलब पहुंचने लगा। एंड दैट लेड टू द स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर, यानी कि जो वहाँ के रीजनल स्ट्रेंथ और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन्हीं के बिहाफ पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लगी। मतलब यहाँ से बॉटम अप अप्रोच का इकोनॉमिक मॉडल फॉलो अप किया गया, रेदर देन टॉप डाउन अप्रोच की गवर्नमेंट प्लान करे कि हम यहाँ कुछ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, तो वहीं की जो लोकल रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके जो है इसकी डेवलपमेंट को जो है असिस्ट किया गया। और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को ही यूटिलाइज किया गया, जिसमें जो है हाई प्रपोर्शन ऑफ दलित थे, बैकवर्ड क्लास एंटरप्रेन्योर्स थे, और ये सारे जो है स्मॉल टाउन से लोकेटेड थे, जिससे क्या हुआ कि इनका अपलिफ्टमेंट, जो सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टर ऑफ दिस बैकवर्ड और मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इनका अपलिफ्टमेंट होने लगा, जिसकी वजह से जो कास्ट बेस्ड हायरार्की है वो डिसमेंटल हो गई तमिलनाडु में, राइट। अदर स्टेट और अदर सिटीज़ के कंपैरिजन में यहाँ कास्ट बेस्ड हायरार्की जो है डिसमेंटल हो जाती है। तो एक एक तीर से दो निशाने लगाने वाली टाइप ऐसा डिस्कशन है कि दे वर हैविंग डबल बेनिफिट्स रेदर देन गिविंग सम सोशल बेनिफिट्स। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया और जिसका रेमिफिकेशन सोसाइटी के हर एक सेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स और पीपल में हुआ। अब मोबालाइजेशन कैसे हुआ कि द्रविडियन जो थे ना, दे सॉ विलेज एज अ साइट ऑफ ऑपरेशन। मतलब उन्होंने विलेजेस को ऐसा देखा ना कि विलेजेस में जो है हमेशा ऑपरेशन ही होता रहता है, वहाँ एक अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी है वो दूसरे पे डोमिनेट ही करती रहती है। और इसका एक कंपैरिजन उन्होंने महात्मा गांधी के विजन से किया था। अब महात्मा गांधी ऐसे हैं ना जो क्लास के टॉपर बच्चे हैं, हर सब्जेक्ट में स्किल करते हैं, लेकिन अगर क्लास का कोई दूसरा बच्चा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में महात्मा गांधी से ज़्यादा मार्क्स लेके आए ना, तो ही ऑलवेज हैज़ ए कंपैरिजन विद गांधी।
2 दिन पहले मैंने गांधीयन फिलोसफी पे डिस्कशन किया था कि गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में कैसे फिलोसफिकल डिफरेंस है रिलेटेड टू कास्ट बेस्ड सोसाइटी। गांधी जी वर्ना सिस्टम के फेवर में थे, लेकिन बी आर अम्बेडकर वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। सिमिलरली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी मैं डिफरेंसेस थे गांधी के साथ, उनके अपने डिफरेंसेस अलॉन्ग विद गांधी के जो नेहरू के साथ डिफरेंसेस थे। गांधी जो कॉटेज इंडस्ट्री के फेवर में थे, रदर नेहरू जो थे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेवर में थे। तो सबका डिफरेंस जो है, जो क्लास का बेस्ट बच्चा है गांधी उसी के साथ थे। और अगर हम तमिलनाडु का डिस्कशन कर रहे हैं तो तमिलनाडु कैसे पीछे रह सकता है। तो तमिलनाडु द्रविडियन जो पार्टीज थी उनका भी जो है पर्सपेक्टिव जो था विलेजेस को ऐसे सिटी ऑफ ऑपरेशन माना था। रेदर गांधी की जो फिलोसफीज थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि गांधी ने बोला था कि इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है गाँव में बसती है, तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और गवर्नेंस का जो सेंटर हो गाँव में होना चाहिए। और इसी के कॉन्ट्रेरी जो है ये द्रविडियन कल्चर रहा है, लेकिन दे हैड बीन क्वाइट सक्सेसफुल अपने मतलब पर्सपेक्टिव में वो क्वाइट ट्रूथफुल रहे हैं। एंड दैट हैज़ लेड टू द डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्टिव ईथोस ब्रेकिंग डाउन द सोशल हायरार्कीज। यानी कि उनका सोल ऑब्जेक्टिव था प्रोडक्टिविटी इसको बूस्टअप करना, और सोसाइटी में उन्होंने ये इथो डिस्बर्स भी किया था कि वी नीड टू वर्क ऑन प्रोडक्टिव एसेट्स। सिर्फ ऑन पेपर ही नहीं करना है, बट इन द रियल सेंस वी नीड टू मीट द डेवलपमेंट, एंड दैट लेड टू डिसमेंटलिंग ऑफ सोशल हायरार्कीज। यानी कि जो उनकी कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी और ये सारी कुछ थी वो डिसमेंटलिंग हुई। दैट इज़ द रीज़न कि अगर उन्होंने गाँव की जो है अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट को फोकस किया, राइट। एंड दिस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंट्री ऑफ द डाइवर्स सेक्टर। यानी कि जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया ना इन अर्बन एरियाज़ में, दे स्टार्टेड पुटिंग मनी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया, तो अलॉन्ग गवर्नमेंट का तो रोल हो ही रहा था, लेकिन बाकी जो भी एक्टर्स हैं ना, प्राइवेट सेक्टर हुआ अलॉन्ग विद एनजीओ, सिविल सोसाइटी और बाकी स्टेक होल्डर, दे ऑल्सो स्टार्टेड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। तो एक नेटवर्क बेस्ड गवर्नेंस का एग्जाम्पल जो यहाँ की अर्बन डेवलपमेंट सुओ मोटो अपने आप से जो है होती गई। एंड दैट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल, एजुकेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं। अब कहीं भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ना इनका एम्पलीफायर इफेक्ट होगा। कंपनीज इस्टेब्लिश कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही, रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लॉजिस्टिक चाहिए, जिसके थ्रू जो अगर ऐसा कोई डेवलपमेंट कर रहे हो तो रोड्स का कंस्ट्रक्शन होगा, विसिनिटी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वहाँ लोग रह रहे हैं तो एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेजेस भी बने ही बनेंगे। तो ये एक रामी मतलब होता है ना एम्पलीफायर इफेक्ट हुआ कि जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ जो है बूस्टअप हुई। और जैसा मैंने बोला कि सिटीज़ के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के विसिनिटी पे रीजनल छोटे छोटे सिटीज़ थे और इनके विसिनिटीज़ पे गांव थे, तो इनकी कनेक्टिविटी को ना आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होने के लिए रोड्स का कनेक्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए माइनर रोड्स बनाए गए। 1990s अराउंड में जब अटल बिहारी की गवर्नमेंट में आई तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी स्कीम्स शुरू की गई थी 90s में। एंड यू कैन सी कि तमिलनाडु का एम्फेसिस 60s-70s में था कि ऐसे माइनर रोड्स बनाए जाएं जिससे गांव की कनेक्टिविटी शहरों के साथ भी हो सके। एंड दैट लेड टू द फ्लरिशिंग ऑफ द माइनर रोड्स फ्रॉम 47% इन 1961 टू 80% इन 1991। यानी कि 47% ही रोड्स थे 1961 में, लेकिन 30 सालों में जो ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, नियर टू डबलिंग हुआ। 80% ऑफ द रोड्स जो 1991 में दे वर माइनर रोड्स, यानी कि गांव की कनेक्टिविटी शहरों के साथ, छोटे छोटे शहरों के साथ हो सके ताकि ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी बूस्टअप हो सके। And it's all because of the policy intervention, broad-based road transportation infrastructure along with the network of mini buses। तमिलनाडु की जो रूरल एरियाज हैं उनको अर्बन एरियाज से कनेक्ट किया गया। अब मिनी रोड्स बनाए गए, ऐसे माइनर रोड्स बनाए गए, तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन को मोबालाइज करने के लिए इंडिविजुअल के पास ऐसा नहीं था जैसे यूपी में आप देखते हो खुद की बाइक खरीदो तो गांव से शहरों में जाओ। यहाँ पे मिनी बसेस चलाई गई, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इंसेंटिवाइज किया गया ताकि लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूटिलाइज कर सकें और गाँव से जो है शहरों की तरफ जो है लोग डेली ऑन अ बेसिस अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपनी बाकी डेली नीड्स के लिए मूव कर सकें, तो कोई हैसल ना हो, जिससे कि उनका स्कोप फॉर अ नॉन फॉर्म लाइवलीहुड वो बूस्टअप हुआ। यानी कि खेती के अलावा जैसे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट था, 10 लोग एक खेती में एनरोल्ड थे लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 4 इंडिविजुअल की थी, तो अगर ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बाकी 6 इंडिविजुअल्स भी खेती के अलावा और भी इकोनॉमिक डोमेन्स में जो है काम कर सकते हैं और उससे जो है मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो है काफ़ी बेटर यूटिलाइजेशन करके एक अच्छी इफेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी परस्यू की जा सकती है, राइट। तो ये दैट लेड टू द एसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एंड लूजनिंग द कास्ट टाइज। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी थी वो भी डिसमेंटल होने लगी, लोगों को पैसा आने लग गया, एंड दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ द तमिलनाडु।
अब पर्सपेक्टिव ये है कि इनिशियली जो है कांग्रेस वाज द रूलिंग पार्टी, जब 50s से लेके 60s अराउंड तक जो है कांग्रेस वाज द रूलिंग पार्टी, और उसके बाद फिर डीएमके आई, जो फिर बाद में बाइफर्केट होके एआईडीएमके एंड डीएमके जो भी उनकी रीजनल पार्टीज हैं ये हुई। तो इनिशियली कांग्रेस जो ना कॉलोनियल कल्चर से काफ़ी एम्फसाइज थी, तो उन्होंने जब वहाँ की लीडरशिप को अज्यूम किया तो दे वर प्रैक्टिसिंग द सेम मॉडल जो ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया था, मतलब प्रैक्टिस किया था वहाँ। दैट इज़ ए लाइट कंट्रोल ब्यूरोक्रेटिक, यानी कि ब्यूरोक्रेसी ही वहाँ फंक्शन कर रही थी। बट जब 60s में डीएमके जैसी पार्टीज़, वहाँ की रीजनल पार्टीज़ आती हैं, तो दे वर वेल अवेयर ऑफ द लोकल इथूस, वहाँ की लोकल नीड्स के हिसाब से जो अपने आप को वेल अवेयर थे, एंड दैट लेट टू द पॉलिसी एजेंडा। उन्होंने अपने पॉलिसी एजेंडा को भी वैसे ही फ्रेम किया जो कि वहाँ के इंडिविजुअल्स के नीड्स और डिमांड को पूरी कर सके, राइट, रेदर देन वर्किंग ऑन द टॉप डाउन अप्रोच। उन्होंने बॉटम अप अप्रोच को अपनाया, वहाँ के लोकल इंडिविजुअल से जो पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समस्याएं, और उस हिसाब से फिर पॉलिसी फ्रेम की, एंड दैट लेट टू द होलिस्टिक 360 डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। और इन पॉलिसीज़ और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परस्यू करने के लिए जो उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज में रिक्रूटमेंट को प्रमोट कर दिया, और जो इंडिविजुअल्स थे वो बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी अलॉन्ग विद द दलित कास्ट के जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि स्मॉल टाउन्स में और रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनको जो गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस देना शुरू किया। तो एक उससे भी जो है इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई, एक सोसाइटी में जो है इनका स्टेटस बढ़ना शुरू हो गया। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से जो है अफर्मेटिव रिस्पॉन्स था कि उन्होंने देखा कि कॉज ऑफ वरी कहाँ है, उस पर इंडिविजुअली टारगेट करो कि मार्जिनलाइज सेक्शन है, इनको सिर्फ रिजर्वेशन ही नहीं देना, इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है ताकि दे कुड परस्यू समथिंग बेटर आउट इन देयर लाइफ। There's increase in the administrative responsiveness to the needs of aspirations of the marginalized, the financial management along with the accommodated welfare distribution of the state। यानी कि ये सारा कुछ they have given the jobs to this marginalized section along with इनको जो financial management, कुछ financial incentives देना, और बाकी वेलफेयर पॉलिसीज़ में क्लब अप करके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके ताकि कुछ भी लूप होल ना हो कि आगे फर्दर जो है फिर से ये प्रॉब्लम परसिस्ट करे। Right, while the urban transformation was in the line of a Dravidian vision, moving of the subaltern out of the caste-based occupation, those enabled to make the transition had to provide it with a degree of social protection। यानी कि जब ऐसा कुछ अर्बन एरियाज में माइग्रेशन हो रहा था, राइट, तो हर कोई से मतलब इक्वलेंट स्किल तो होगा नहीं कि यहाँ पे सबको बेटर जॉब्स मिले, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ना, क्योंकि इनइक्विटी यहाँ राइज होगी, समवन वुड बी लाइक हैविंग हाई डिग्री, समवन वुड बी हैविंग अ लो डिग्री, तो इनकी प्रोटेक्शन जो लो स्किल्ड इंडिविजुअल्स उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ सोशल प्रोटेक्शन स्कीम वहाँ की गवर्नमेंट ने रन किया ताकि इनइक्विटी रीजनल लेवल पर ना हो। And the state was indeed a pioneer in the creation of vibrant public distribution system and welfare boards which provide informal workers as a host of production। वहाँ की जो पीडीएस स्कीम है ना काफ़ी अपलॉड की जाती है कि जितना इंटेंटेड रहता है आपको ग्रेन्स प्रोवाइड करने का वो इंडिविजुअल्स को मिलता है, रदर कोई लूप होल नहीं है। आप मेनलैंड नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो पीडीएस इज मार्ड विद करप्शन, एवरीवेयर देयर इज़ करप्शन, बट वहाँ की तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया है, और अलॉन्ग विद दिस पीडीएस स्कीम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम और भी वेलफेयर स्कीम्स का जो है विद सोल एंड स्पिरिट जो है इम्प्लीमेंटेशन पे जो है काफ़ी जो है अपना एम्फेसिस दिया, जिससे कि क्या है करप्शन जैसी एक्टिविटी नहीं हुई है और जो बेनिफिट है वो लास्ट माइल ऑफ द इंडिविजुअल्स के पास पहुँचा है, राइट। ये कुछ तो उनका जो अपना अर्बन प्लानिंग्स पे बेस्ड डिस्कशन था। अब आगे का क्या, व्हाट लाइज अहेड, तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव है कि 1991 में जो है एलपीजी जैसी एक्टिविटीज़ हुई, यानी कि मार्केट को लिबरलाइज कर दिया, दैट लेड टू द शॉर्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को बूस्टअप मिला, टेक्सटाइल, लेदर अलॉन्ग विद आईटी इंडस्ट्रीज़, ये सब जो इंडिया में आना शुरू हुई। और इंडिया में आई तो अगर तमिलनाडु की गवर्नमेंट ऑलरेडी इंसेंटिवाइजिंग पॉलिसीज़ जो है रन कर रही थी, तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है बूस्टअप हुई, एंड दैट फर्दर लेड टू द अर्बनाइजेशन, right, and the gains that had been made over the decade of technical education reservation for the middle class, lower caste in higher education and public care। यानी कि 1991 के पहले से ही यहाँ की गवर्नमेंट जो है 60s से ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना काम कर ही रही थी, और एक 30 सालों में एक बेनिफिशियल स्किल्ड वर्कफोर्स उनका तैयार हो चुका था, और कास्ट बेस्ड हायरार्की भी डिसमेंटल हो चुकी थी, ताकि एक वास्ट पूल ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं वहाँ दे वेयर रेडी मेड टू गेट एम्प्लॉयड इन बेटर जॉब्स। तो 1991 में जब एलपीजी हुआ तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक सोने पे सुहागा, है,
जो भी इंडस्ट्रीज आए उनको जो है स्किल्ड वर्कफोर्स मिला, एंड दैट लेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दोज रीजन्स, एंड दैट पेव्ड द वे फॉर मोर बेनिफिट ऑफ द पीपल फ्रॉम लिबरलाइजेशन। जैसा मैंने बोला कि ऑलरेडी स्किल्ड थे तो उनका बेनिफिट ऑलरेडी जो है इनसे होना ही होना था। अब कोई भी काम हो, कोई भी पॉलिसी है, कुछ भी हो, वो क्रिटिसिज्म से फेस ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट? कुछ भी करो दैट्स ऑलवेज समथिंग फ्लॉ। इफ़ यू आर स्कोरिंग इन बोर्ड एग्जाम में आप 99% भी परस्यू कर रहे हो तो आपके रिलेटिव, आपके पेरेंट्स हमेशा आपको स्क्यू अप करेंगे कि यार 100% क्यों नहीं आया, राइट? तो इट्स ऑलवेज सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, कुछ भी करो दैट्स ऑलवेज अ क्रिटिसिज्म। और तमिलनाडु के केस में भी ऐसा ही रहा है। इन्होंने जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी परस्यू की, अर्बन डेवलपमेंट हुआ, राइट? कोई भी स्मार्ट सिटीज़ का डेवलपमेंट होता है, देखते हो आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, ऑफिसेज बनती हैं, यहाँ पे जो है टेक्निकली स्किल्ड इंडिविजुअल्स आते हैं और सिटी के जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफ़ी रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ के लिविंग कॉस्ट भी फिर हाई होगा, आपको फ्लैट का रेंट अराउंड 30,000 देना पड़ेगा या 50,000। गुड़गांव जैसी सिटीज़ में आपको एक 2 BHK के फ्लैट के लिए 30-50 ऐसे अराउंड जो पे अप करना पड़ता है। तो अब इन इंडिविजुअल्स दोज हु आर वर्किंग, इनको लो स्किल्ड इंडिविजुअल्स भी चाहिए, इनके घर की सफाई के लिए, किचन के लिए मेड चाहिए। तो दीज इंडिविजुअल्स आर नॉट कैपेबल कि इतना 30-40 हज़ार का रेंट पे अप करें। तो वो क्या होता है कि जो उनकी रीजनल इन स्मार्ट सिटीज़ के विसिनिटी के बाहर ना स्लम का डेवलपमेंट होता है। अब रेलवे ट्रैक के बाहर देखोगे झुग्गी झोपड़ी टाइप वाले घर बनते हैं जो कि सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बहुत लो होते हैं, राइट? तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन का। अर्बनाइजेशन तो होता ही, अगर प्रॉपर प्लानिंग ना हो तो ऐसी स्लम डेवलपमेंट भी होती है। तो इनकी टारगेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। और इसी क्रिटिसिज्म पे बेस्ड जो है तमिलनाडु का भी मॉडल है कि जो पावर्टी था ना, पहले रूरल एरियाज़ में एसेंचुएटेड था, अब उनका अर्बनाइजेशन हो चुका है। यानी कि जो पहले गांव में गरीबी थी ना, अब लोगों का माइग्रेशन जो शहरों की तरफ हो गया। 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन तमिलनाडु दे आर रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज, तो पावर्टी भी अर्बनाइज ही हुई है। ऑल बिकॉज की प्रिकैरियस जॉब क्रिएटेड बाई लार्जली इन द इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर के साथ साथ जैसे मैं बोला कि मेड और कुक ऐसे जो है ये इनफॉर्मल सेक्टर के जॉब्स होते हैं, मिनिस्क्यूल जॉब्स होते हैं, इनका भी डेवलपमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ हुआ। एंड दिस इंडिकेट्स द रेट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ ट्रेडिशनल फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन। यानी कि जो पहले 60 इंडिविजुअल्स अगर एग्रीकल्चर में हो रहे हैं, तो जब यहाँ अर्बनाइजेशन होना शुरू किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, तो यहाँ के इंडिविजुअल्स माइग्रेट करके अब इधर की तरफ जाएंगे। तो जो 40 इंडिविजुअल यहाँ से मूव अप करके जा रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि 40 को हाई स्किल्ड जॉब मिलेंगी। यहाँ भी अर्बन एरियाज़ में 20-30 जॉब्स ही ऐसी होंगी जो हाई स्किल्ड होंगी। तो जो रेस्ट ऑफ द 20-30 इंडिविजुअल्स हैं वो उनको जो है लो मिनिस्किल जॉब ही करना पड़ेगा, राइट? तो दैट लेड टू एक पावर्टी का सिचुएशन क्रिएट किया, इनकम इनइक्वालिटी इससे क्रिएट होती है। तो विल फर्दर सी इट हैज़ बीन हायर देन दैट ऑफ क्रिएशन ऑफ डिसेंट जॉब इन अर्बन एरियाज, पॉइंटिंग टू द अर्जेंसी इन द नीड ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटीज। यानी कि इनफॉर्मल जॉब्स हैं, कोई गारंटी नहीं है जॉब्स की। जो इंडिविजुअल शहरों में गए हैं, देर ओनर कैन एट देयर विल एंड विश इनको जॉब से हटा सकते हैं। तो एक सोशल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि आप जो है अगर इंडिविजुअल्स अगर जो जॉब लूज़ करते हैं तो इनके ऊपर कुछ सोशल प्रोटेक्शन मेजर या सोशल स्कीम्स ऐसे गवर्नमेंट कवर करे, इंश्योरेंस स्कीम हो कि दे आर लूजिंग द जॉब दे कैन बी इकोनॉमिकली अपलिफ्टेड और इनकी सस्टेनेंस के लिए डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी रहे ताकि कुछ ऐसी एडवर्स सिचुएशन ना क्रिएट हो। वाइल कास्ट हायरार्की हैव वीकेंड इन टू एन extent the caste segregation continues including in the urban Tamil Nadu। यानी कि एट ए लार्जर एक्सटेंट जो है कास्ट बेस्ड क्रिटिसिज्म खत्म तो हुआ है, लेकिन अभी भी जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं परसिस्ट करता है। पहले रूरल एरियाज में ही था, बट इट हैज़ नाउ माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज टू। द फर्दर क्रिटिसिज्म ये है कि DMK regime had come under rightful criticism of owing eviction of the urban poor from the Chennai which simultaneously touting their success। यानी कि दिखावा करना ना कि our plan has been really good। आप देखते हो कि कहीं पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसके अराउंड में स्लम्स और ऐसा जो रीजनल डेवलपमेंट होता है, तो गवर्नमेंट ना रातों रात इन स्लब्स को जो है डिसमेंटल कर देती हैं। कोई मीडिया हाउसेस आए या फॉरेन डिग्नेटरीज आए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक टाइम पे आए थे, या शी जिनपिंग जो है मल्लापुरम में जब उन्होंने 2 साल पहले विजिट किया था, तो चेन्नई की विसिनिटी में जितने भी गरीब थे ना, गरीब पुअर पावर्टी रिडन एरियाज थे, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को ना रातों रात हटा दिया गया था और ये गवर्नमेंट लेड ही हुआ था। एंड दिस इज सब्जेक्ट टू हैवी क्रिटिसिज्म कि आप शो ऑफ करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो ताकि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी और सोशल पॉलिसी अपलोड हो, लेकिन बैकग्राउंड पे सिचुएशन क्वाइट डिफरेंट है कि जो मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं इनको आप जो है सप्रेस कर रहे हो, राइट? फर्दर जो है द्रविडियन लीडर्स ने ना अर्बनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया।
और उनके आइडियल आउटकम पे, उनका सोल ऑब्जेक्टिव अर्बनाइजेशन पे ही रहा है, राइट। और इसलिए उन्होंने जो है सफिशिएंट अटेंशन जो है अर्बन प्रोसेसेस पे नहीं दिया, मतलब उसके साइड में जो और भी प्रोसेसेस और फैक्ट्स एसोसिएटेड उन पे नहीं एम्फेसिस दिया कि इससे और क्या इश्यूज अराइज हो सकता है, जिसका एक सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है स्लम डेवलपमेंट नियर टू द विसिनिटी ऑफ द सिटीज़ हुआ। सेकेंड जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया गया है ताकि अर्बन गवर्नेंस काफ़ी बेनिफिशियल हो, लोकल लेवल पर डेवलपमेंट हो, बॉटम अप अप्रोच से हो। लेकिन यहाँ की भी जो अर्बन गवर्नेंस है वो ब्यूरोक्रेसी लेडी है, यहाँ की पॉलिटिकल एक्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स ही जो है यहाँ की डिसीजन मेकिंग में लार्जली स्टेक होल्डर होते हैं रेदर देन यहाँ के इंडिविजुअल सिटीजन्स। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है कि अभी भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ है, एंड दैट हैज़ लेड टू नॉट प्रॉपरली एम्पावरिंग दिस पीपल, यहाँ के प्रॉपर एम्पावरमेंट लोगों का नहीं हुआ है, राइट। तो ये सारा कुछ जो है तमिलनाडु के अर्बन गवर्नेंस का पॉजिटिव एस्पेक्ट अलॉन्ग विद सर्टेन फ्यू फ्लॉज ऑफ क्रिटिसिज्म रहा है। बट होलिस्टिकली देखा जाए तो तमिलनाडु ऐसा रोल मॉडल फॉर द अर्बन गवर्नेंस है। बाकी सिटीज़ में भी जो है इस मॉडल को एम्ब्रेस करना चाहिए ताकि हम बाकी जो स्कीम्स रन करते हैं रिजर्वेशन के फॉर्म में या बाकी सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के फॉर्म में, जो कि लार्जली अभी तक उतनी इफेक्टिव नहीं रही हैं। यू हैव गिवन द प्रोविजन फॉर SC STs के रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजंस रखे हैं, OBCs के लिए रखे हैं, बट आप देखते हो कि SC STs की भी सीट जो है फिलअप नहीं हो पाती हैं। तो ये एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, रिजर्वेशन सिर्फ एक सोल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता जिसके थ्रू सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सकते हैं, रेदर देन फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि सोसाइटी का हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सिर्फ मार्जिनलाइज्ड ही नहीं बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही इस पर अपलिफ्ट हो, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। और अपने टैलेंट के हिसाब से आपको बैसाखी ना पकड़ानी पड़े इन इंडिविजुअल्स को, एक प्रॉपर प्लानिंग की तरह एक लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, एक पेशेंस के साथ आपको इन प्लानिंग पे काम करना होगा ताकि एक सूटेबल और होलिस्टिक डेवलपमेंट अर्बन सिटीज़ का हो सके। तो दिस हैज़ बीन ऑल अबाउट द अर्बन गवर्नेंस एंड सिटी रिफॉर्म्स इन तमिलनाडु। होप यू लाइक्ड इट। आज का जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे बेस्ड है, दैट इज प्लान्ड अर्बनाइजेशन नॉट ओनली लीड्स टू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बट इट ऑल्सो डिमिनिशेस द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड डिसमेंटल द कास्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर प्लान्ड अर्बनाइजेशन किया जाए तो उनका बेनिफिट जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होता है, बट सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं, वो एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी ख़त्म करती है और जो कास्ट बेस्ड हायरार्की है उसको भी डिसमेंटल करती हो। तो इस पर आप 200 वर्ड्स पे अपने आंसर को लिखिए एंड मेक श्योर क्या इफेक्टिव आंसर राइटिंग हो। आई हैव गिवन द रिक्विजिट कंटेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। होप यू लाइक्ड इट एंड डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इट्स क्वाइट मोटिवेटिंग टू नो कि आवर एफर्ट्स हैड बीन रियली बीन प्रोडक्टिव और आपको बेनिफिट कर रहा हो। तो टिल देन, गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड।